हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे टॉपिक को डिटेल में अच्छे से कवर किया था और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया था। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए और सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है पेट के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति से। तो वैदिक सभ्यता के बारे में यहाँ देख लेते हैं। पहला है क्या, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। वैदिक साहित्य मतलब जैसे आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। ओके, आप चलिए देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 से 28 सूक्त हैं। ठीक है, इन सूक्तों के रचनाकार कौन कौन हैं, विश्वामित्र हैं, गृहसमद हैं, वामदेव हैं, अत्रि हैं, भारद्वाज हैं, वशिष्ठ हैं। इसके अलावा भी और भी रचनाकार इससे रिलेटेड हैं। सेकंड वेद है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जिसका संहिता क्या है, वाजस्नेयी का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। ठीक है, यह अनुष्ठानों से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो आपका, वैसे आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप बुक लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही दिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट लाइनें दी हुई हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ना कि कोई यूपीएससी या यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपको जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ओके, तो वाजस्नेयी संहिता किससे रिलेटेड है, आपका शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, और इसका जो है अंतिम अध्याय क्या है, ईशोपनिषद है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि ईशोपनिषद जो है वो किसका भाग है, तो यजुर्वेद का। ठीक है, आगे देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। क्या है, कौथुम है, राणायनीय है और जैमिनीय है। ठीक, इसमें 75 मंत्र को छोड़कर शेष सभी जो हैं वो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। ठीक है, यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं थी और अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं। सामवेद की जो है 3 शाखाएं थी, कौथुम और राणायनी और जैमिनी। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, शौनक और पिप्पलाद। इनमें औषधि, भूत प्रेत, जादू टोने आदि से संबंधित मंत्र हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। इसमें प्रार्थना तथा यज्ञ क्रिया से संबंधित विचार दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 वेदांग हैं। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, आप 5-6 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, देख लेते हैं शिक्षा किससे संबंधित है, तो उच्चारण से संबंधित है। ठीक है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। कल्प विधि विधान से संबंधित है, व्याकरण शब्दों की मीमांसा से संबंधित है, निरुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या से संबंधित है, और छंद जो है संगीत बद्धता और लय से संबंधित है, और ज्योतिष जो है वह शुभ अशुभ मुहूर्त और का निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा का संबंध उच्चारण से है, कल्प का संबंध विधि विधान से है, व्याकरण का संबंध शब्दों की मीमांसा से है, निरुक्त का संबंध कठिन शब्दों की व्याख्या से है, छंद का संबंध संगीत बद्धता और लय से है, तथा ज्योतिष का संबंध शुभ अशुभ मुहूर्त और शुभ अशुभ और मुहूर्त का निर्धारण से है। ठीक है, आगे है आपका संस्कारों की संख्या पूछा जाता है। संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 है। कौन कौन से हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत और वेदारंभ। आगे देख लेते हैं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ाकर्म। मुंडन संस्कार जो होता है उसे ही चूड़ाकर्म कहते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। फिर केशांत है, समावर्तन है, विवाह है और अंत्येष्टि और श्राद्ध। ठीक है, चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं।
संस्कारों की संख्या 16 है। कौन कौन सा? गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है, जातकर्म है, कर्णभेद है, विद्यारण और यज्ञोपवीत, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं, जब जनेऊ धारण करवाते हैं, ठीक है, और वेदारंभ है। इसके अलावा नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, मुंडन या चूड़ाकर्म है, ठीक है, और इसके अलावा केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, और लास्ट वाला अंत्येष्टि, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। राजा की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी एवं उनके कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ से तो अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि वेदों से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, या आपका यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है, ठीक है। देख लेते हैं अधिकारी और इनका कार्य क्या था। पहला अधिकारी है पुरोहित। पुरोहित का काम क्या था? राजा का मुख्य परामर्शदाता था, ठीक। पुरोहित क्या होता था? राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था, ठीक है। नेक्स्ट है सेनानी। सेनानी का काम सेना का नेतृत्व करना, ठीक। नेक्स्ट है कुलपति। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। नेक्स्ट है विस्पति। विस्पति विश्व का प्रधान होता था। नेक्स्ट है ब्रजपति। ब्रजपति क्या होता था? चारागाह के अधिकारी तथा कुलप को संगठित कर युद्ध के मैदान में ले जाता था। कौन? ब्रजपति। ओके, नेक्स्ट है ग्रामणी। ग्रामणी क्या होता था? ग्राम का प्रधान तथा युद्ध में कबीले की सेना का नेतृत्व करता था। कौन? ग्रामणी। ओके, नेक्स्ट है स्पस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या होता था? गुप्तचर होता था। और नेक्स्ट है दूत। दूत का काम क्या था? यह विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक दूसरे के विषय में सूचित करता था। ये तो आपको करंट में भी आप देखते ही हैं, दूतावास वगैरह बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूरब, वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरब का मतलब दुर्ग का अधिकारी होता था। पूरब, जैसे पूर्व का अधिकारी जो है कौन होता था? जो दुर्ग का अधिकारी होता है वो पूरब कहलाता था। और उग्र क्या होता था? ये अपराधियों को पकड़ता था, ठीक। उग्र जो है अधिकारियों को पकड़ता था, यानी पुलिस को कहते थे उग्र। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पुरोहित कौन होता था? राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था। सेनानी सेना का नेतृत्व करने वाला होता था। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। विस्पति विश्व का प्रधान होता था। वज्रपति चारागाह के अधिकारी तथा कुलप को संगठित कर युद्ध के मैदान में ले जाता था। ग्रामणी का काम क्या था? ग्राम का प्रधान तथा युद्ध में कबीले की सेना का नेतृत्व करता था। स्पष्ट क्या होता था? गुप्तचर होता था। दूत या विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक दूसरे के विषय में सूचित करता था। पूरब जो होता था वो दुर्ग का अधिकारी होता था। और उग्र जो है ये अपराधियों को पकड़ता था, यानी पुलिस अधिकारी होता था। ओके, नेक्स्ट वैदिककालीन नदियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी इनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, चलिए देख लेते हैं। कुभा काबुल को कहते हैं। वर्तमान नाम जो है वो काबुल है। किसका? कुभा का। कुभा का वर्तमान नाम काबुल है। वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम है। अस्किनी का वर्तमान नाम चेनाब है। परशुड़ी का आधुनिक नाम रावी है। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। और शतद्री का आधुनिक नाम सतलज है। इसके अलावा भी और भी नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट वाली दी हुई हैं, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कुभा का नाम काबुल है। वितस्ता झेलम को कहते थे। अस्किनी चेनाब, परशुड़ी रावी, सरस्वती घग्गर, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास को कहते थे। और शतद्री सतलज को कहते थे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।